बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिस्कस करते हैं। तो डेफिनीशन है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का कि द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया इज नोन एज कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिट एरिया है जैसे कि इस डायग्राम के अंदर है। अब इस एरिया की अगर हम टोटल लाइन इंटीग्रल मालूम कर देते हैं, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ पर यूनिट एरिया जो है ये कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के बराबर होगा। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकली ये बराबर होगा हमारे पास जैसे कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो लेट्स सपोज हमने एक वेक्टर फील्ड लिया v, तो यहाँ पर मैथमेटिकली कर्ल v जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा कर्ल v इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, यानी हमने इस ये जो एरिया है इसकी जो लाइन इंटीग्रल है और इसको हम अगर टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये हमें रिजल्ट में देगा कर्ल ऑफ दैट वेक्टर देगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कर्ल v जो है ये बराबर हो जाएगा कर्ल v इज इक्वल टू, अब लाइन इंटीग्रल चूंकि हमें मालूम है क्लोज लूप के अंदर ये आ जाएगा v डॉट dl डिवाइड बाई यानी एरिया। इसी तरह से ये बना हमारे पास यानी कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी ये इस एरिया की टोटल जो लाइन इंटीग्रल है और ये टोटल एरिया है, तो लाइन इंटीग्रल डिवाइड बाय एरिया जो है ये कर्ल v के इक्वल होते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है इसका, तो फाइंड द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड वी कंसिडर अ प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड v। यानी कर्ल मालूम करने के लिए हमने एक एरिया कंसिडर करना होगा, प्लेन रेक्टेंगुलर एरिया कंसिडर करना होगा, और एटलीस्ट इसके यानी इस सरफेस को हमने ऐसी पोजीशन पे रखना होगा जिसकी या टोटली परपेंडिकुलर हो इस फील्ड को, और या इसकी जो साइड्स हो इसमें से दो साइड्स या यानी साइड्स जो है इसका परपेंडिकुलर हो वेक्टर फील्ड को। तो ये जो है रिजल्ट में हमें वेक्टर फील्ड, यानी इसी तरह से हम यानी इसी वेक्टर फील्ड के रिजल्ट से हम जो है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड फाइंड करेंगे। केस नंबर 1 इसका ये है कि इफ द सरफेस एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फील्ड v, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड लेंथ एलिमेंट, जो लेंथ है इस रेक्टेंगल सरफेस का a b b c c d ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय। लेट्स सपोज इस सरफेस को अब हमने टोटली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी यहाँ पर इस एरिया की जितने भी चारों साइड्स है इसकी जो लेंथ है ये इस वेक्टर फील्ड को इस वक्त जो है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो कर्ल ऑफ यानी यहाँ पर जो यानी इन साइड्स और जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है इसके बीच में जो स्केलर प्रोडक्ट है ये बराबर होगा, जैसे कि लेट्स सपोज अगर a b के बीच में हम कंसिडर कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ए बी, ये इंटीग्रल ए बी वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम यू लिख सकते हैं इंटीग्रल ए बी वी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्लियर है कि जैसे ये ए बी साइड है और ये जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर थीटा चूंकि ये 90 डिग्री के बराबर है और हमें मालूम है cos 90 जो है ये बराबर होते हैं 0 के। अगर ये मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो ये जो हमारे पास यहाँ cos 90 की जगह पर अगर मैं 0 रिप्लेस करूंगा तो ये ए बी वी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ए बी वी डी एल cos 90 0 के बराबर है, जैसे कि अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो ये पूरा जो ये टर्म है हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास इसका जो यानी सोल्यूशन बना के इंटीग्रल यानी ए बी वी डॉट डी एल जो है ये बराबर हो गया 0 के। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम कंसिडर कर दे यहाँ पर कि भाई हमारे पास जो साइड दूसरा साइड है, जैसे बी सी भी इस वेक्टर फील्ड को परपेंडिकुलर है, सी डी भी वेक्टर फील्ड को परपेंडिकुलर है और ए डी साइड भी जो वेक्टर फील्ड है इसको परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास इंटीग्रल बी यानी जो इंटीग्रल बी सी है वी डॉट डी एल, इसको भी हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह से जो हमारे पास यानी दूसरा साइड है यानी इसी तरह से जो इंटीग्रल सी डी
वी डॉट डी एल इज इक्व टू वो भी 0 के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास डी ए जो है वी डॉट डी एल इज इक्व टू 0, ये भी हमारे पास 0 के बराबर है। इस तरह यानी चारों साइड्स की जो यानी यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच में जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो 0 के बराबर है। तो टोटल जो है हमारे पास बराबर होगा, यानी टोटल फील्ड थ्रू क्लोज रेक्टेंगुलर सरफेस इज गिवन बाय टोटल फील्ड थ्रू क्लोज्ड या थ्रू एरिया या क्लोज्ड surface is given by closed surface is given by, यानी टोटल जो closed surface है इस पे हमारे पास ये जो टोटल है बराबर होगा वो इंटीग्रल इस तरह से v डॉट डी एल ये बराबर होगा, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले a से b तक v डॉट डी एल, फिर इस तरह से इंटीग्रल b से c तक यहाँ पर v डॉट डी एल आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल c से d तक v डॉट डी एल, और प्लस इंटीग्रल d से a तक हमारे पास v डॉट डी एल। अब सबकी वैल्यू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल v डॉट डी एल, यानी इंटीग्रल v डॉट डी एल इज इक्व टू 0। यानी हमें यहाँ से पता चला कि जो इस लूप है या इसी जो क्लोज सरफेस है, एरिया है, यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर है 0 के। तो हमें डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर कि खरल जो है यहाँ पर इसी एरिया के ऊपर जो है हमारे पास खरल v बराबर है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल 0 के बराबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कंसिडर कर देंगे कि बाय द definition of curl of a vector, ये जो है हमारे पास डेफिनेशन चूंकि हमने पढ़ा था कि कर्ल v जो है ये बराबर होते हैं यानी इंटीग्रल v डॉट डी एल डिवाइड बाई एरिया के। तो यहाँ पर ये v डॉट डी एल 0 के बराबर है, तो ये जो बन जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन, यानी कर्ल v इज इक्व टू ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा कर्ल v इज इक्व टू ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसी तरह से ये बना हमारे पास इक्वेशन ए। अब हमें क्या शो करवा रही कि यहाँ पर जो हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड है वो 0 है जब हम किसी सरफेस को परपेंडिकुलर जो है यानी फील्ड के सामने रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ल है यानी टोटल अब जो चारों साइड्स है इस रेक्टेंगुलर एरिया की यानी इस सरफेस की वो वेक्टर फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो कर्ल होगा वो कर्ल 0 के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन ए शो दैट द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज 0। द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज 0, यानी कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड यहाँ पर 0 है, जैसे कि एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज 0 व्हेन एरिया प्लेस्ड perpendicular to the यानी perpendicular to the field, area placed perpendicular to the field, यानी जैसे हम एरिया जो है परपेंडिकुलर फील्ड के आगे रख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्ल है वो 0 के बराबर होगा। अब दूसरा केस है इसका कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का कि व्हेन एरिया प्लेस पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड। लेट्स सपोज जैसे कि हमने एरिया जो है अब पैरेलल रखा फील्ड के आगे, तो ये जो साइड ए डी और बी सी है ये फील्ड को परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो साइड ए बी है और डी सी है ये रिमेन पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड। हियर साइड ए बी एंड डी सी आर रिमेन पैरेलल टू द फील्ड, यानी ये पैरेलल है। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल रिमेन, यानी यहाँ पर जो यानी ये जो है यानी ये 0 होगा। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कि द वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल रिमेन नॉट 0 रिमेन, यानी यहाँ पर ये जो साइड ए बी और डी सी है यहाँ पर यानी ये जो है यहाँ पर हमारे पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है ये पैरेलल है फील्ड को। तो यहाँ पर जो v यानी इन दोनों का जो यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा।
तो इसी तरह से फॉर होल सरफेस वी हैव, इस टोटल सरफेस के लिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रल वी डॉट डी एल है ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स जो है ये फील्ड को पैरेलल है। पैरेलल केस के अंदर यहाँ पर थीटा जो है ये 0 डिग्री होगा, और जैसे थीटा जो है हमारे पास 0, तो कॉस 0 जो है ये 1 के इक्वल होते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, इसके अंदर कॉस 0 जो है ये 1 के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से ये इन दो साइड से हमें 0 आंसर नहीं मिलेगा। यानी होल सरफेस के लिए हमारे पास जो इंटीग्रल वी डॉट डी एल है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो हम ये भी लिख सकते हैं हियर कर्ल वी, यहाँ या कर्ल वी जो है आर नॉट जीरो when area placed parallel to the field, यानी placed parallel to the field। जैसे अगर हम फील्ड को एरिया पर प्लेस करते हैं पैरेलल, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कर्ल वी है ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन है, डेफिनेशन के अंदर जो इक्वेशन था कि कर्ल वी इज इक्वल्स टू, यानी इंटीग्रल वी डॉट डी एल, यानी इंटीग्रल वी डॉट डी एल जो है डिवाइड बाय एरिया, ये बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। सो दिस इज यानी यहाँ पर अगर ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब हम इस केस के अंदर कर्ल वी कैसे फाइंड करेंगे? तो कर्ल वी को फाइंड करने के लिए यानी हम जो यानी यहाँ पर जो हमारा जैसे कि देन वी हैव अब कर्ल वी को फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमें मालूम है कर्ल वी जो है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस वी आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये डेल जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डेल बराबर होते हैं पार्शल बाई पार्शल एक्स आई, इसी तरह से प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाई पार्शल जेड के इक्वल होते हैं। और ये जो v है हमारे पास वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे यानी vx प्लस vxi प्लस vyj प्लस vz के प्लस vyj प्लस vz के, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कर्ल v इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। जैसे कि इसके लिए हम यानी क्रॉस प्रोडक्ट की मेथड से इसको हम फाइंड करेंगे, तो आई जे के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यानी डेल की वैल्यू है पार्शल बाई पार्शल एक्स पार्शल बाई पार्शल वाई इंटू पार्शल बाई पार्शल जेड, और v की वैल्यू है हमारे पास वी एक्स वी वाई और वी जेड। तो दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये बराबर होगा कर्ल v इज इक्वल्स टू, यानी i को फाइंड करने के लिए हम j को k के साथ और k को यानी k को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि इसका जो सोल्यूशन है यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पार्शल बाई पार्शल y इनटू वी जेड माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शल और पार्शल जेड वी वाई। इसी तरह से माइनस जे बराबर हो जाएगा, यानी जे को फाइंड करने के लिए हम आई को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पार्शल और पार्शल एक्स वी जेड माइनस इस तरह से के को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नो पार्शल और पार्शल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स और प्लस के बराबर हो जाएगा, यानी आई को जे के साथ, जे को हमने आई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो पार्शल और पार्शल यानी पार्शल और पार्शल एक्स वी आई माइनस पार्शल और पार्शल वाई, यहाँ पर वी एक्स आ जाएगा। तो इस इक्वेशंस को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी कर्ल वी जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी जैसे कि पार्शल और पार्शल वाई यानी वी जेड माइनस पार्शल और पार्शल जेड वी आई यानी वी वाई, यानी ये जो है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर इस तरह से माइनस पार्शल और पार्शल एक्स वी जेड माइनस पार्शल और पार्शल जेड वी एक्स इनटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा पार्शल और पार्शल एक्स वी वाई माइनस पार्शल और पार्शल वाई वी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। और लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन बी, सो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन बी। और इक्वेशन बी जो है बाय यूजिंग इक्वेशन बी
we can calculate the curl of vector field. We can calculate the curl of vector field यानी जो वेक्टर फील्ड है इसकी हम कर्ल जो है इस फार्मूले से, इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।